चलिए, फिजिक्स का एक नया चैप्टर जिसका नाम है हमारा मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड, ये देखते हैं कि मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड में की बात करें हम तो उस सॉलिड के अंदर पे किस तरह की इंटरनल फोर्स लगती है, उसकी मॉलिक्यूल्स कैसे अरेंज होते हैं, उसके बारे में हम लोग यहाँ पे इन डेप्थ बात करने वाले हैं। तो चलिए, इसको जाने से पहले हम लोग थोड़ा सा स्टेट की बात कर लेते हैं। मैटर की स्टेट की बात करें तो हम लोग को पता है कि मैटर का 3 स्टेट होता है। पहला तो होता है आपका सॉलिड, दूसरा होता है लिक्विड और तीसरा होता है आपका गैस। ये 3 स्टेट होती है। अब इस तीनों स्टेट की का अगर हम डेफिनेट करना चाहें तो सॉलिड में सिंपल भाषा में हम बोल सकते हैं कि सॉलिड के पास में इसकी वॉल्यूम और शेप क्या होती है, फिक्स होती है। वॉल्यूम एंड शेप आर फिक्स, इसको हम लोग सॉलिड कहते हैं। इसका ये मतलब हुआ कि सॉलिड के अंदर पे जितने भी मॉलिक्यूल्स होते हैं वो क्लोजली पैक्ड होते हैं, इस तरह से एक दूसरे के साथ में। इसीलिए इसका शेप और वॉल्यूम फिक्स होता है। आगे बात करें हम लिक्विड की। लिक्विड की अगर बात किया जाए तो यहाँ पे वॉल्यूम इसका फिक्स्ड होता है। वॉल्यूम इज फिक्स बट शेप इज नॉट फिक्स, नॉट फिक्स। मतलब वाटर के अंदर पे जो मॉलिक्यूल्स होते हैं या एटम्स होते हैं वो थोड़ा सा दूर दूर पे होते हैं। इसी वजह से इसकी वॉल्यूम केवल फिक्स होती है जबकि शेप फिक्स नहीं हो पाती है। लिक्विड की बात करें तो लिक्विड के पास में ना तो वॉल्यूम होती है ना ही इसका शेप होता है। नाइदर भी वॉल्यूम नोर शेप। गैस के पास में ना कोई वॉल्यूम होती है ना कोई शेप होती है। इसका मतलब ये हुआ कि गैस की मॉलिक्यूल्स बहुत ही दूर दूर पे प्रेजेंट होते हैं। इसी वजह से गैस में ना तो कोई वॉल्यूम होती है ना कोई शेप होती है। लेकिन अब हम थोड़ा इसका बात कर लें हमारा चैप्टर की मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड, तो हम इन डेप्थ सॉलिड के बारे में पढ़ेंगे। पढ़ने को तो हम लिक्विड के बारे में भी पढ़ेंगे, गैस के बारे में भी पढ़ेंगे। यहाँ पे लिक्विड में आपका फ्लूइड आएगा, गैस आएगा। हम इसको नेक्स्ट जो चैप्टर आएगा उसमें देखेंगे, लेकिन फिलहाल अभी हम लोग सॉलिड के बारे में बात करते हैं। सॉलिड में ये जो एटम्स के बीच में स्ट्रॉन्ग जो अट्रैक्शन फोर्स लगता है, इस फोर्स को हम लोग इंटर एटॉमिक फोर्स कहा जाता है। और इस इंटर एटॉमिक फोर्स के बारे में हम कुछ यहाँ पे जानकारियां देखते हैं। इंटर एटॉमिक फोर्स, अगर हम सॉलिड को स्प्रिंग से कंपेयर करें, इस तरह से सॉलिड को स्प्रिंग से अगर हम कंपेयर करें, इधर से भी आप स्प्रिंग ले लेंगे, तब अब हम इसको एज्यूम करते हैं कि इसके अंदर पे जो एटम्स होंगे वो एटम्स यहां पे होंगे, इस पॉइंट पे होंगे, इस तरह से इस पॉइंट में हमारा एटम प्रेजेंट होंगे। तो इस पॉइंट को हम लोग मेन पोजीशन मान सकते हैं, मेन पोजीशन ऑफ एटम। और ये जो आपको दिखाई देता है ये आपका है एटम। अब इसकी अंदर की बातें को समझते हैं। यहाँ पे स्प्रिंग से हम कंपेयर इसलिए किए हैं कि जब हम
स्प्रिंग को इस तरह से क्या करते हैं, दबाते हैं, अंदर की ओर दबाते हैं, तो स्प्रिंग हमको बाहर की ओर धकेलता है। जबकि स्प्रिंग हम क्या करते हैं, बाहर की ओर खींचते हैं, तो वो हमको अंदर की ओर खींचता है। इसका ये मतलब हुआ कि जब हम स्प्रिंग का मॉलिक्यूल्स को खींच के क्या करते हैं, दूर ले जाना चाहते हैं, तो जब एटम्स या मॉलिक्यूल्स दूर जाती है तो वो अपने आप को क्या करने लगती है, अट्रैक्शन करने लगती है। और जब हम स्प्रिंग को क्या करते हैं, कंप्रेस करते हैं, दबाते हैं, तो हमको वो धकेलता है। इसका ये मतलब कि जब हम उसको दबाए तो उसका जो एटम्स था वो क्या आया, नजदीक आया। एटम नजदीक आता है तो क्या करता है, रिपेल करता है। समझ में आया? तो इसका ये मतलब हुआ कि इनकेस अगर ये एटम्स रेंडमली फॉर्म पे वाइब्रेट करते करते इधर मूव हो जाए या इधर मूव हो जाए, ये जो दूरी है इस दूरी से थोड़ा ज्यादा दूरी पे चला जाए, तो ये एटम्स फिर से एक दूसरे को क्या करते हैं, अट्रैक्शन करते हैं और अपना मेन पोजीशन पर लाने का कोशिश करते हैं। अगर ये एटम, दोनों एटम नजदीक आ जाए तब भी ये एक दूसरे को क्या करेंगे, रिपेल करेंगे और वो अपना मेन पोजीशन पे लाने का कोशिश करेंगे। यहाँ पे थोड़ा सा हम समझा देते हैं कि हम दिन भर कहीं पे रहें, दुनिया का किसी भी कोना पे जाए, लेकिन आखिर में हम लोग जाते हैं तो कहाँ पे जाते हैं, घर ही जाते हैं। तो घर हमारा यहाँ पे क्या हुआ, मेन पोजीशन हुआ। तो इसी तरह से एटम का ये पोजीशन क्या है, मेन पोजीशन है। इस पोजीशन पे जब एटम्स होती है तो हम लोग का जो सॉलिड है या मैटर है वो ज्यादा स्टेबल होता है। क्या होता है, ज्यादा स्टेबल होता है। और इस दूरी को अब हम यहाँ पे मान लेते हैं R0। अब इसका मतलब ये हुआ कि जब एटम्स R0 दूरी पे प्रेजेंट होता है तब हमारा मैटर क्या होता है, स्टेबल होता है। अगर R0 की दूरी बढ़ जाए या घट जाए तब वो अनस्टेबल हो जाती है। समझ में आया? कहने का मतलब मेरा क्या हुआ कि आप लोगों का कोई हाथ या पैर को इस तरह खींचे तो आप कंफर्टेबल महसूस नहीं करेंगे, आप उस पोजीशन पे रहना पसंद नहीं करेंगे। दूसरी चीज कि आपको कोई दबा के रखे तब भी आप वहां पे कंफर्टेबल महसूस नहीं करेंगे। तो किस में रहेंगे आप, न्यूट्रल में। उसी तरह से ये होती है कि ये एटम इधर जाए और ये एटम भी इधर जाए, तो दो एटम्स के बीच का दूरी क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। दोनों एटम की दूरी बढ़ने से क्या होने लगती है, वो अट्रैक्ट करने लगती है। और अट्रैक्ट जब करेगी तो ये भी आपका मेन पोजीशन में चल जाएगा और ये एटम भी अपना मेन पोजीशन पे चलाएगा। मतलब साफ हुआ कि जब दो एटम्स के बीच की दूरी क्या होती है, बढ़ती है, तो वो आपस में क्या होता है, अट्रैक्शन होता है। समझ में आया? जबकि दो एटम्स के बीच की दूरी क्या होती है, घटती है, तो आपस में वो रिपल्सन करते हैं, एक दूसरे को धकेलते हैं। क्यों धकेलते हैं? अपना मेन पोजीशन में भेजने के लिए। और मेन पोजीशन भी क्यों भेजा जाता है, क्योंकि इस पोजीशन पे कोई भी मैटर क्या होता है, ज्यादा स्टेबल होता है। समझ पाया? और ये दूरी को हमने क्या मान रखा है, R0 मान रखा है। अब थोड़ी सी हम बात करें कि जब इसमें हमारा इंटर एटॉमिक फोर्स लग रहा है तो इसमें हमारा पोटेंशियल एनर्जी प्रेजेंट होंगे। क्या प्रेजेंट होंगे, पोटेंशियल एनर्जी प्रेजेंट होंगे। चलिए इसको हम देख लेते हैं ग्राफ से, पोटेंशियल एनर्जी का ग्राफ। ये देखिए आपका पोटेंशियल एनर्जी का ग्राफ हम खींचते हैं यहाँ पे। ये आपका ओरिजिन है जिसको हम 0 से रिप्रेजेंट कर देते हैं, ओरिजिन पॉइंट। 0 से ऊपर वाला भाग आपका क्या होता है, पॉजिटिव, और नीचे वाला भाग क्या होता है, नेगेटिव होता है। ये आपका दिखा रहा है R को, मतलब डिस्टेंस को दिखा रहा है। सपोज दैट, यहां पे समझेंगे, सपोज दैट इस पॉइंट को हम R0 मान लेते हैं। क्या मान लेते हैं, R0 मान लेते हैं। R0 मानने का क्या मतलब कि इस दूरी पे जब हमारा ये एटम्स प्रेजेंट होते हैं तब ये स्टेबल होते हैं। ठीक, अब यहां पे हमारा दो एटम्स नजदीक पे हैं, एकदम क्लोजली नजदीक पे हैं। तो एटम्स जब क्लोजली नजदीक पे होते हैं तो एक दूसरे को क्या करते हैं, रिपेल करते हैं। तो ये रिपेल करते, जैसे ही रिपेल करेगा तो दोनों के बीच का अट्रैक्शन फोर्स धीरे धीरे क्या होगा, कम होने लगेगा। कम होने लगेगा, क्या होने लगेगा, कम होने लगेगा।
कहने का मतलब है कि आप कोई चीज को जितना नजदीक में रखेंगे उसमें उतना ही ज्यादा फोर्स लगेगा, जितना दूर में रखेंगे उतना ही कम फोर्स लगेगा। तो ये दोनों एटम्स एक अभी क्या है, क्लोज में है। अब इस दोनों का दूरी को हम क्या करेंगे, धीरे धीरे बढ़ाएंगे, तो इसका पोटेंशियल एनर्जी धीरे धीरे क्या होगा, घटेगा, माइनस में जाएगा। तो चलिए बढ़ाते हैं, ध्यान से देखिए, इसका दूरी को देखिए, ये आर है, आर को बढ़ा रहे हैं तो आपका पोटेंशियल एनर्जी भी नेगेटिव की ओर क्या हो रहा है, घट रहा है, ये देखिए। लेकिन जैसे ही आप आर नोट दूरी पे पहुंच जाते हैं, ये आपका आर नोट दूरी पे पहुंचते हैं और दूरी को बढ़ाते हैं, तब उस दूरी में इसका अट्रैक्शन फोर्स धीरे धीरे और देखिए नेगेटिव से पॉजिटिव होने लगता है, घटने लगता है। यहां से नेगेटिव बढ़ा आपका, लेकिन इस दूरी पे स्टेबल हुआ, स्टेबल होने के बाद में आपने ये दूरी को और बढ़ाया, तब ये बढ़ने के बजाय क्या होने लगता है, घटने लगता है। और एक ऐसा पॉइंट मिलता है कि आप एटम को कितना भी दूर लेके जाइए, उसका पोटेंशियल एनर्जी में कोई भी फर्क नहीं पड़ने वाला है, मतलब वहां से आपका जो ग्राफ होगा वो स्ट्रेट हो जाएगा। समझ में आ गया? तो ये जो पॉइंट आप यहाँ पे दिखाई दिया, ये पॉइंट को हम लोग क्या कहेंगे, स्टेबल पॉइंट कहेंगे, क्योंकि यहाँ पे हमारा एटम्स क्या रहना पसंद करते हैं। ये पॉइंट को हम बोलेंगे स्टेबल पॉइंट, स्टेबल पॉइंट। ये घटनाएं सब में घटती हैं, स्टेबल पॉइंट। तब अब यहाँ पे समझें थोड़ा सा कि आपने देखा था यहाँ पे इस तरह से हम लोग का स्क्रीन बना हुआ था, यहाँ पे एक एटम था, यहाँ पर भी एक एटम था। ये दोनों एटम्स आपस में क्या हो रहे थे, अट्रैक्शन भी हो रहे थे और रिपल्सन भी हो रहे थे। जब एटम दूर जा रहे थे तो अट्रैक्शन कर रहे थे, नजदीक आ रहे थे तब रिपल्सन कर रहे थे। तो ये दोनों एटम्स के बीच में एक प्रकार का क्या लग रहा था, हमारा फोर्स लग रहा था। फोर्स लगने के कारण ही तो एटम नजदीक आ रहे थे और दूर जा रहे थे। इसी फोर्स को हम लोग क्या कहते हैं, इंटर एटॉमिक फोर्स कहा जाता है। इसी फोर्स को क्या कहते हैं, इंटर एटॉमिक फोर्स कहते हैं। समझ में आ गया? अब यहां पे हम नेचर की बात करें, नेचर ऑफ इंटर एटॉमिक फोर्स। इंटर एटॉमिक जो फोर्स है उसका नेचर किस प्रकार का है, तो आपको यहां पे जानकारी के लिए बता दें कि हम जब फिजिकल वर्ल्ड पढ़ रहे थे तब हमको पता है कि हम 4 प्रकार का फोर्स पढ़ चुके हैं। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फोर्स पढ़े हैं, ग्रेविटेशनल फोर्स पढ़े हैं, वीक न्यूक्लियर फोर्स पढ़े हैं और स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स पढ़े हैं। फिजिक्स यही कहता है कि हमारा पूरी वर्ल्ड में, वर्ल्ड कहते हैं यूनिवर्स में, केवल 4 ही प्रकार का फोर्स है। तो उस 4 प्रकार का फोर्स में से कोई फोर्स इसमें होगा, क्योंकि 4 के अलावा हमारे पास में कोई दूसरा फोर्स नहीं है। तो यहाँ पे नेचर ऑफ इंटर एटॉमिक फोर्स एक प्रकार का इलेक्ट्रिक फोर्स होता है। क्या होता है, इलेक्ट्रिक फोर्स होता है, इलेक्ट्रिक फोर्स होता है। इंटर एटॉमिक फोर्स का नेचर कैसा होता है, इंटर एटॉमिक फोर्स का नेचर हमारा इलेक्ट्रिक फोर्स होता है, इलेक्ट्रिक फोर्स। चलिए अब यहां पे फोर्स आया, तो फोर्स की भी अगर हम ग्राफ ड्रॉ करना चाहें, फोर्स की ग्राफ ड्रॉ करना चाहें इस तरह से, ये आपका फोर्स है, फोर्स का ग्राफ, तो ये पॉइंट आपका ओरिजिन, ये क्या हो जाएगा, पॉजिटिव, और ये क्या हो जाएगा, नेगेटिव। चलिए ध्यान से समझिएगा कि आपके पास में अभी बहुत ज्यादा फोर्स है यहां पे, ठीक। अब जैसे जैसे आप क्या करते हैं, 2 एटम्स की बीच का दूरी को बढ़ाते हैं, तो एटम्स के बीच में लगने वाला फोर्स धीरे धीरे क्या होगा, कम होगा, होगा या नहीं होगा। यहाँ पे 2 एटम्स एक जगह हैं, इस तरह से दोनों एटम पास पास हैं। अब ये दोनों एटम्स का दूरी को क्या करेंगे, आप बढ़ाएंगे। दूरी ये आपका किसको दिखा रहा है, आर को तो दिखा रहा है, डिस्टेंस को दिखा रहा है। आर को बढ़ाने से ये दोनों का फोर्स धीरे धीरे क्या होगा, कम होगा।
होगा कि नहीं होगा? होगा। तो जैसे आप दूरी को बढ़ाते हैं तो ये आपका जो मैक्सिमम फोर्स है वो धीरे धीरे क्या होने लगेगा? डाउन होने लगेगा। समझ में आ गया? और दूरी को बढ़ाएंगे तो ये क्या होगा? और डाउन होगा। तब क्या होगा? फोर्स घटने के बजाय धीरे धीरे क्या होने लगता है? बढ़ने लगता है और एक पॉइंट मिलता है कि वो कांस्टेंट हो जाता है। समझ में आ गया? ये घटनाएं घटती है हमारा इंटर एटॉमिक फोर्स में, किसके अंदर? किसी मैटर या किसी सॉलिड के अंदर। समझ में आ गया? अब ध्यान से देखिए, ये ऊपर वाला भाग, पॉजिटिव वाला भाग आपको किसको दिखाता है? रिपल्सन को दिखाता है, क्योंकि हम जानते हैं कि जब वो नजदीक में होता है तो वो रिपेल करता है। अब यहाँ पे दूर आया तो ये क्या करेगा? अट्रैक्शन करेगा। तो ये पॉइंट आपको किसको दिखाया? रिपल को दिखाया, रिपल्सन को दिखाया, जबकि ये नेगेटिव पार्ट किसको दिखाया? अट्रैक्शन को दिखाया, अट्रैक्शन को दिखाया। ये रिपल्सन फोर्स को दिखाया और ये अट्रैक्शन फोर्स को दिखाया। क्योंकि नजदीक है तो वो रिपेल किया, दूर गया तो वो अट्रैक्शन करेगा। यही गुण किसमें पाया जाता है? हमारा सॉलिड के अंदर पे जो एटम्स प्रेजेंट है उसमें। ठीक, चलिए आगे देखते हैं। तो ये पॉइंट होगा, ये पॉइंट 0 है, यहां पे स्टेबल होगी, ये R0 नहीं है, ये आपका R0 यहां पे आपका स्टेबल हो जाता है, स्टेबल। चलिए अब थोड़ी सी हम लोग बात करें इलास्टिसिटी के बारे में। इलास्टिसिटी इसको भी थोड़ा सा ध्यान से समझना। इलास्टिसिटी क्या है? कि हमारे पास में, ध्यान से समझो, कि हमारे पास में एक कोई सिलिंड्रिकल शेप का क्या है? रड है। ठीक, जब हम इसके अंदर, इसके नीचे कोई वजन दिए तो ये थोड़ा सा स्ट्रेच हुआ, थोड़ा सा लंबा हुआ, और वजन दिए और लंबा हुआ, और वजन दिए और थोड़ा सा लंबा हुआ। समझ में आ रही बात? लेकिन वो पॉइंट, वो वजन जहां से उसको रिमूव करने से वो अपना स्थिति पे लौट के आ जाए। समझ में आ गया? इतना वजन ना दे दे कि ये अपना स्थिति पे लौट के ना आ जाए। जैसे स्प्रिंग है, स्प्रिंग को आपने इतना खींचा, जैसे ही आपने फोर्स को हटाया तो वो अपना साइज में आ गया, और थोड़ा बल लगाए उसको भी छोड़े तो वो अपना साइज में आ गया। लेकिन जोर से खींच देंगे तो वहां पे वो अपना साइज में नहीं आ पाएगा। लेकिन जितना आप बल लगा रहे हैं और उसको हटाने से वो अपने साइज पे आ रहा है, ओरिजिनल साइज पे आ रहा है, वही उसका क्या कहलाता है? इलास्टिसिटी कहलाता है। समझ में आया? चलिए अब यहाँ पे इसको जाने से पहले और एक थोड़ी सी जानकारी। मान के चलिए कि आपके पास में ये स्प्रिंग है, आपने यहाँ पे कोई वजन डाला। ठीक, वजन डालने से क्या होता है कि इसमें कुछ लंबाइयां बढ़ती है। मान के चलिए कि इसका ओरिजिनल लंबाई को आप क्या मान ले? L मान ले। जब आप वजन लगाए तो स्प्रिंग थोड़ा सा क्या होगा? लंबा होगा, नहीं होगा? कितना लंबा होगा? कितना लंबा हो जाएगा? तो ये जो बढ़ा हुआ दूरी, ये दूरी कितना बढ़ा? डेल्टा L बढ़ा। बढ़ा कि नहीं बढ़ा? समझ में आया? तो ये नीचे की ओर लगने वाला जो फोर्स है उसको हम लोग कहते हैं डीफॉर्मिंग फोर्स। क्या कहते हैं हम लोग? डीफॉर्मिंग फोर्स। नीचे लगने वाला फोर्स को क्या कहते हैं? डीफॉर्मिंग फोर्स कहा जाता है, याद रखेंगे। और जैसे ही डीफॉर्मिंग फोर्स को क्या करते हैं हम? हटा देते हैं, तो ये स्प्रिंग अपना ओरिजिनल पोजीशन पे चला जाएगा। मतलब ऊपर की डायरेक्शन में फिर फोर्स लगेगा तभी तो अपना ओरिजिनल शेप में आएगा। उस फोर्स को हम लोग रीस्टोरिंग फोर्स कहते हैं। क्या कहते हैं? रीस्टोरिंग फोर्स। समझ में आ गया? तो यहां पे इलास्टिसिटी का क्या मतलब? कि आप डिफॉर्मिंग फोर्स उतना लगाएं जितना तक ये अपना ओरिजिनल शेप पे रिटर्न हो जाए, मतलब इस शेप में फिर से रिटर्न हो जाए, वही उसका इलास्टिसिटी कहलाता है। समझ में आ गया? इतना बल यहाँ पे लगा देंगे कि वो इस तरह से सीधा और
रिमूव, डिफॉर्मिंग फोर्स को रिमूव करने से भी वो अपना ओरिजिनल में ना आ जाए तो उसको हम लोग इलास्टिसिटी नहीं कहेंगे। इलास्टिसिटी किसको कहेंगे कि वो डिफॉर्मिंग फोर्स जिसको हटाने पर ये फिर से अपना ओरिजिनल कॉन्फ़िगरेशन में चला आए, वही क्या कहलाता है, इसका इलास्टिसिटी कहलाता है। समझ में आ गया? तो इसमें हमारा दो तरह की फोर्स काम करती है, एक डिफॉर्मिंग फोर्स और एक रीस्टोरिंग फोर्स। तो इसको हम डेफिनेट कर लेते हैं इलास्टिसिटी का। इलास्टिसिटी इज द प्रॉपर्टीज, इलास्टिसिटी कहलाता है। यहां पे और थोड़ी सी जानकारी कि हमने देखा इंटर एटॉमिक फोर्स में हमने देखा कि जब एटम्स दूर जाती है तो क्या करती है, अपने आप को अट्रैक्ट करती है। तो इसका ये मतलब भी हुआ कि जब आप इस स्प्रिंग को डिफॉर्मिंग फोर्स लगाए तो इसका एटम्स क्या हुआ, एक दूसरे से दूर गया। अब दूर जाता है तो एटम क्या करता है, एक दूसरे को अट्रैक्शन करता है। तो जैसे ही इस फोर्स को हम हटाते हैं तो एटम एक दूसरे को क्या करेगा, अट्रैक्शन करता है, इसलिए ओरिजिनल शेप में चला जाता है। समझ में आ गया? ये क्यों जाता है, ड्यू टू इंटर एटॉमिक फोर्स। समझ में आया? ये प्रॉपर्टीज होती है किसका, सॉलिड का। चलिए और आगे देख ले हम थोड़ा सा, स्ट्रेन किसको कहते हैं। स्ट्रेन किसी बॉडी का कॉन्फ़िगरेशन अगर बदल जाए तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, स्ट्रेन कहते हैं। नहीं समझ में आया? जैसे कि आपने अभी सीधा सपाट यहाँ पे खड़ा है, लिख रहे हैं, पढ़ रहे हैं, आपने रात को सोया, ठीक, आपका गर्दन इस तरह से टेढ़ा हो जाए, कमर इस तरह से टेढ़ा हो जाए, तो क्या हुआ, स्ट्रेन हुआ वहां पे। समझ में आ गया ना कि आप ओरिजिनल कॉन्फ़िगरेशन में नहीं है, कि अगर इधर उधर हिले डुले तो आपको क्या होगा, दर्द महसूस होगा। तो स्ट्रेन का क्या मतलब कि कोई ओरिजिनल कॉन्फ़िगरेशन में है उसको डिफॉर्म करना, कोई ओरिजिनल कॉन्फ़िगरेशन में है तो उसका कॉन्फ़िगरेशन को बदलना ही क्या कहलाता है, स्ट्रेन कहलाता है। जैसे कि इसका कॉन्फ़िगरेशन हमारे पास में ओरिजिनल कॉन्फ़िगरेशन यहाँ पे था, तो इसमें हमने क्या लगाया, डिफॉर्मिंग फोर्स लगाया, तो इसका ओरिजिनल कॉन्फ़िगरेशन क्या हो गया, बदल गया। इसी को हम लोग क्या कहेंगे, स्ट्रेन कहेंगे। समझ में आ गया? तो डिफॉर्मेशन इज ओरिजिनल कॉन्फ़िगरेशन आर नोन एज स्ट्रेन। डिफॉर्मेशन इन ओरिजिनल कॉन्फ़िगरेशन आर नॉन एज स्ट्रेन। अगर किसी का ओरिजिनल कॉन्फ़िगरेशन क्या हो जाए, बदल जाए, तो उसी को हम लोग क्या कहते हैं, स्ट्रेन कहते हैं। ये स्ट्रेन हमारा 3 प्रकार का होता है। कितना प्रकार का होता है, 3 प्रकार का होता है। पहला को हम लोग कहते हैं लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेन। फर्स्ट को क्या कहते हैं, लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेन। दूसरा को कहते हैं वॉल्यूमेट्रिक या बल्क। वॉल्यूमेट्रिक या बल्क स्ट्रेन। और तीसरा को कहते हैं हम लोग शेयरिंग स्ट्रेन।
वॉल्यूमेट्रिक या बल्क, ये ऑब्लिक, और तीसरा को कहते हैं शेयरिंग स्ट्रेन। ये 3 प्रकार का स्ट्रेन होता है। चलिए एक एक को करके हम लोग समझते हैं ये तीनों को क्या है उसको। फर्स्ट नंबर पे हमारा है लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन। समझिएगा कि हमारे पास में एक रड है ये, जिसकी ओरिजिनल लंबाई क्या है आपका L है। जब आप इसमें कोई फोर्स लगाते हैं तो इसका ये भाग क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। इसको आप क्या कर दिए, डेल्टा L से रिप्रेजेंट किए। कब बढ़ाइए, जब आप इसमें डिफॉर्मिंग फोर्स लगाए, डिफॉर्मिंग फोर्स के लगने से। इसीलिए तो हम लोग स्ट्रेन का मतलब होता है डिफॉर्मेशन ऑफ ओरिजिनल कॉन्फिगरेशन कहा जाता है। समझ में आया? तो लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन का क्या मतलब हुआ कि लॉन्गिट्यूडनल का स्ट्रेन ये हुआ कि द रेशियो बिटवीन चेंज इन लेंथ एंड ओरिजिनल लेंथ। समझ में आ गया? लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन किसको कहते हैं? रेशियो बिटवीन चेंज इन लेंथ एंड ओरिजिनल लेंथ, ये दोनों के बीच का रेशियो ही हमारा लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन कहलाता है। मतलब मैथमेटिकली रूप देना चाहते हैं तो ये होगा आपका लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन इक्वल टू चेंज इन लेंथ बाय ओरिजिनल लेंथ। मतलब लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन इक्वल टू चेंज इन लेंथ, कितना चेंज हुआ है, डेल्टा L बाय ओरिजिनल लेंथ क्या था, L। ये है आपका लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन। सेकेंड नंबर पे हमारा था वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन या बल्क स्ट्रेन। एक ही चीज है दोनों स्ट्रेन। चलिए ध्यान से देखिएगा कि आपके पास में कोई वॉल्यूम है, इसका वॉल्यूम V है। जब आप इसमें चारों ओर डिफॉर्मिंग फोर्स अप्लाई करते हैं तो इसका वॉल्यूम ही क्या होता है, बदल जाता है। इस तरह से कितना बदला, डेल्टा V बदला। समझ में आया? तो वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन इक्वल टू क्या होगा, रेशियो बिटवीन चेंज इन वॉल्यूम एंड ओरिजिनल वॉल्यूम। इसका डेफिनेशन वही होगा। इसको वॉल्यूमेट्रिक या बल्क एक ही चीज को कहते हैं स्ट्रेन। आपके पास में वॉल्यूम है, इसका लंबाई चौड़ाई ऊंचाई सबको क्या कर देते हैं, आप बढ़ा देते हैं या घटा देते हैं, तो उसका जो ओरिजिनल वॉल्यूम है वो क्या हो रहा है, बदल रहा है। कितना बदल रहा है, डेल्टा V बदल रहा है। तो इस केस में क्या लिखेंगे, रेशियो बिटवीन चेंज इन वॉल्यूम एंड ओरिजिनल वॉल्यूम। समझ में आ गया? तब वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन इक्वल टू क्या मिलेगा आपको, वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन इक्वल टू क्या मिलेगा आपको, डेल्टा V, यानी कि चेंज इन वॉल्यूम बाय ओरिजिनल वॉल्यूम क्या था आपका V, ये मिलेगा। समझ में आया? एक तीसरा नंबर पे हमारा उधर बताते हैं। तीसरा नंबर पे हमारा आता है शेयरिंग स्ट्रेन। 3 नंबर पे शेयरिंग स्ट्रेन। इसको समझिएगा कि आप इस तरह से कोई एक चीज को इस तरह से फिक्स किए नीचे, ठीक, और इसको टेंजेंशियल फोर्स दिए, क्या दिए, ऊपर भाग में टेंजेंशियल फोर्स दिए। तो आपका ये भाग तो क्या है, फिक्स है, केवल आपका ये भाग किधर जाएगा, आगे की ओर जाएगा, जबकि नीचे वाला बेस क्या है, फिक्स है।
तो पहले वाला से और जब फोर्स लगाए, ये दोनों के बीच में क्या क्रिएट हुआ? एंगल क्रिएट हुआ। समझ में आया? क्या क्रिएट हुआ? एंगल क्रिएट हुआ। अगर एंगल क्रिएट हुआ तो यहाँ पे शेयरिंग स्ट्रेन का क्या मतलब हुआ? देखिए, ये आपका एक रड है, तो ये भाग आपका क्या है? फिक्स्ड है। अगर यहाँ पे आप क्या लगाएं? टेंजेंशियल फोर्स लगाएं, ऊपर भाग को धकेले, तो ये कैसे जाएगा? ये इस तरह से आगे की ओर जाएगा। समझ में आया? तो ये दोनों के बीच में क्या एंगल बना? नहीं बना। यही ये वाला था ना, तो ये दोनों के बीच में क्या बना? एंगल थीटा बना। ठीक। अब इसकी जो लंबाई था पहले, उसको आप क्या मान ले? एल। अब जब इसमें आप टेंजेंशियल फोर्स अप्लाइड किए तो वो कितना दूरी पे डिस्प्लेस हुआ? डेल्टा एल दूरी पे डिस्प्लेस हुआ। समझ में आ गया? तो शेयरिंग स्ट्रेन को आप रिप्रेजेंट किससे करेंगे? थीटा से रिप्रेजेंट करेंगे। समझ में आ गया? और शेयरिंग स्ट्रेन यानी कि थीटा इक्वल टू क्या होगा आपका? डेल्टा एल बाई एल मिल जाएगा। क्या बात समझ में आया? क्लियर? चलिए, एक चीज ध्यान दीजिएगा कि जहां पर भी आपको स्ट्रेन दिखाई दे, क्या दिखाई दे? स्ट्रेन, तो उसमें आपका डीफॉर्मिंग फोर्स लगता है। क्या फोर्स लगता है? डीफॉर्मिंग फोर्स। डीफॉर्मिंग फोर्स लगाएंगे तभी तो इसका ओरिजिनल कॉन्फिगरेशन बदलेगा सबका। समझ में आ गया? और जैसे हम और एक थोड़ा सा छोटा सा टॉपिक उठाते हैं, स्ट्रेस। ये हमारा रीस्टोरिंग फोर्स से रिलेटेड है। जैसे कि आप डीफॉर्मिंग फोर्स को लगाते हैं तो उसका कॉन्फिगरेशन क्या होता है? बदलता है। तो जैसे ही आप उसको बदल देते हैं, मतलब हटा देते हैं डीफॉर्मिंग फोर्स को, तो अपना ओरिजिनल शेप में आता है कि नहीं आता है? तो आता है, तो वहां पे क्या काम करता है? स्ट्रेस काम करता है। स्ट्रेस काम करता है मतलब रीस्टोरिंग फोर्स काम करता है पर यूनिट एरिया। हर एक एरिया में क्या काम करता है? रीस्टोरिंग फोर्स काम करता है, इसीलिए तो ओरिजिनल शेप में चला आता है। समझ में आ गया? तो क्या समझे? स्ट्रेस इक्वल टू क्या होगा? रीस्टोरिंग फोर्स पर यूनिट एरिया। देखिए, यानी कि स्ट्रेस इक्वल टू आपको क्या मिला? फोर्स बाई एरिया मिला, F बाई ए मिला। समझ में आया? इसकी अगर हम यूनिट की बात करें, इसका स्ट्रेस का, तो क्या मिला है? F का मतलब न्यूटन्स, फोर्स को न्यूटन से मेजर करते हैं। नीचे क्या है आपका? एरिया यानी कि लेंथ इनटू ब्रेथ, लंबाई गुना चौड़ाई। लंबाई को भी मीटर से मेजर करते हैं और चौड़ाई को भी मीटर से मेजर करते हैं। बाई एम स्क्वायर, ऊपर लेके जाएंगे तो क्या होगा? न्यूटन्स पर मीटर स्क्वायर। समझ में आया? ये स्ट्रेस का क्या हुआ? यूनिट हुआ। हो गया? अगर इसकी डायमेंशनल फार्मूला की बात करें, किसकी? स्ट्रेस की, तो डायमेंशनल फार्मूला की बात करें तो आपका ऊपर में क्या दिया हुआ है? फोर्स का डायमेंशनल फार्मूला हम जानते हैं, ML माइनस क्या होता है? 2 होता है, बाई नीचे क्या है? एरिया, लेंथ इनटू ब्रेथ यानी कि L स्क्वायर। ये L से एक L क्या हो जाएगा? कैंसल। तब आपको मिलेगा क्या? M। ये L ऊपर जाएगा तो L माइनस 1 T माइनस 2। ये आपका डायमेंशनल फार्मूला ऑफ स्ट्रेस। समझ में आया? तो आज का क्लास यहीं तक खत्म करते हैं।